नमस्कार। मैं डॉक्टर डी के चारण, एसोसिएट प्रोफेसर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज, चूरू। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने चर्चा की थी आधुनिक भारत के इतिहास के एक टॉपिक 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी रही। 18वीं सदी में आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ होता है और मध्यकाल का इतिहास समाप्त होता है। हमने किया था औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के 1707 से लेकर के और 1857 तक, ये हमने कल तक कर लिया था। इसके अतिरिक्त कल तक हमने यह भी किया था कि कुछ नए स्वतंत्र राज्य बने जो दिल्ली के अधीन हुआ करते थे। वो स्वतंत्र राज्यों में हैदराबाद था, उसमें बंगाल था, अवध, कर्नाटक, ऐसे कई राज्य जो दिल्ली से स्वतंत्र हुए थे। और अन्य कई राजनीतिक शक्ति के रूप में जो राज्य उभर रहे थे, जिसमें हैं भरतपुर और धौलपुर के जाट, जिनका मथुरा, आगरा, दिल्ली के आसपास वर्चस्व रहा। पंजाब के अंदर सिख खालसा पंथ की स्थापना हुई, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिखों का उत्थान हुआ। ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक ये राजनीतिक परिस्थितियां रहीं, राजनीतिक एक दृश्य रहा मुगलों के पतन के समय का। अब 18वीं सदी में एक जो और प्रमुख शक्ति है उसका नाम है मराठा। मराठा जो कि शिवाजी के वंशज थे। मराठा एक महाराष्ट्र के जो पठार हैं, उन पठारों में निवास करने वाली, खेतीबाड़ी से और शिकार वगैरह अपना एक सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाली एक जाति थी, जिसको शिवाजी ने संगठित किया था औरंगजेब के ज़माने में। औरंगजेब के अत्याचारों से तंग आकर के शिवाजी ने मराठों की शक्ति को संगठित किया और औरंगजेब के सामने चुनौती प्रस्तुत की। और औरंगजेब को बहुत भारी पड़ा मराठों के साथ में उलझना, और अपने शासनकाल के जो अंतिम 25 साल लगभग औरंगजेब को दक्षिण भारत में गुजारने पड़े, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण मराठों का रहा। अब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से मुगलों का पतन शुरू होता है, शिवाजी जो कि जिनका जिक्र हमने अभी किया, शिवाजी का जो पुत्र था संभाजी, और संभाजी का पुत्र शाहू को औरंगजेब ने अपनी कैद में रख रखा था और वो 1689 से ही कैद में था। यद्यपि औरंगजेब ने अब अपनी पॉलिसी में चेंज कर रहा है, वो शाहू के साथ में, शाहू का जो परिवार था उसके कैद में उसकी माँ थी, उन सबके साथ में उनकी जो धर्म है, उनकी जाति है, उनका पद है, उसके अनुरूप शिष्टता, इज्जत और मतलब काफ़ी कुछ विनम्रता के साथ में पेश आ रहा था। और उसको उम्मीद थी कि शायद शाहू से कोई समझौता हो जाए, लेकिन इसी बीच और शाहू को औरंगजेब की मृत्यु होगी और शाहू को जो है रिहा कर दिया गया। शाहू को जब रिहा कर दिया गया तो शाहू आ गया दक्षिण भारत की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, और वहाँ पे जो उसकी चाची थी ताराबाई, उन दोनों के बीच में वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। और अंत में 1731 में एक संधि के द्वारा इन दोनों की शत्रुता समाप्त हो गई। इस बीच में मराठा राज्य में मराठा की जो राजनीतिक स्थिति है, मराठों का जो राजनीतिक संरचना है, जो संगठन है, उसमें एक नए तत्व का प्रवेश होता है और वो है पेशवा। पेशवा यूँ कहे कि प्रधानमंत्री। तो शाहू ने अपना जो पेशवा जो बनाया उसका नाम बालाजी विश्वनाथ, जो कि जाति का एक ब्राह्मण था और एक छोटे से रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में उसने अपना कैरियर प्रारंभ किया था। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी योग्यता के बल पर, अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से वो एक बड़ा अधिकारी हो गया और उसको शाहू ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। शाहू के इस प्रधानमंत्री ने शत्रुओं
को दबाने का कार्य किया और शाहू की स्थिति को जो है उसने धीरे धीरे मजबूत किया। और बहुत से जो मराठा सरदार थे, जिनमें कान्होजी हैं, धन्ना जी हैं, उन मराठा सरदारों को उसने अपनी तरफ किया। और इस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर शाहू का आधिपत्य स्थापित हो गया। केवल कोल्हापुर के जो दक्षिण के इलाके थे उनको छोड़ करके बाकी एरियाज पे शाहू शासन कर रहा था। पेशवा की ये सारी योग्यता थी, पेशवा के सारे योजना थी जिसके बल पर इतना सब कुछ हुआ। तो पेशवा मजबूत हो गया। प्रधानमंत्री जिसको बनाया था, जो पेशवा है, जिनका नाम बालाजी विश्वनाथ है, वो अब शक्तिशाली हो गए और शक्ति जो है उनके हाथों में केंद्रित हो गई है। और बाकी जो सरदार हैं, धीरे धीरे उन सरदारों की शक्ति जो है वो कम हो रही है। तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए पहले तो मराठों में अपने आप को मजबूत किया और फिर उन्होंने जो मुगल अधिकारियों में या मुगलों में आपसी जो तनातनी थी, आपसी संघर्ष था, उसका उन झगड़ों का फ़ायदा उठाने का इन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने जो मुगल वज़ीर आज़म था इनके समय, जुल्फ़िकार खां, उससे दक्षिण भारत के चौथ और सरदेश मुखी के इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिए और अंत में सैयद बंधुओं से भी समझौता कर लिया। और वे सारे इलाके जो कभी शिवाजी के राज्य के हिस्से हुआ करते थे, वो सब इन्होंने शाहू के लिए प्राप्त कर लिए। और दक्षिण के 6 सूबों की चौथ सरदेश मुखी भी इन्होंने ले ली। हालांकि बदले में शाहू ने बादशाह की सेवा में 15,000 घुड़सवार, कल भी हमने बात की थी, 15,000 घुड़सवार सौंप दिए उन्होंने। और दक्षिण में बगावत और लूटमार को रोकने के लिए 10 लाख रुपया नजराना भी इन्होंने दिया। लेकिन ये सब करके भी इन्होंने अपनी स्थिति को वहाँ पर बढ़िया कर लिया। और बालाजी विश्वनाथ इतना दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था, उसमें इतनी समझ थी कि किस प्रकार से मुगलों को साधना है और कैसे मुगलों के का सहयोग लेकर के उनकी फूट का लाभ उठा करके आगे बढ़ना है। इस कार्य के लिए 1714 में बालाजी विश्वनाथ औरंगजेब के मकबरे पर चल कर गया और वहाँ जाकर के औरंगजेब के मकबरे पर सम्मान व्यक्त किया। इसका मुगलों के अंदर एक बड़ा अनुकूल असर पड़ा और धीरे धीरे बालाजी विश्वनाथ की स्थिति और मजबूत होती गई और इतनी मजबूत हुई कि ये एक मराठा फौज लेकर के, स्वयं उसको लीड कर रहा है, लेकर के 1719 में सैयद ब्रदर्स में, सैयद बंधुओं में से जो एक है सैयद हुसैन कुली खां, वहाँ दिल्ली गया और दिल्ली जाकर के फर्रुख सियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की। सैयद बंधुओं ने 1719 में फर्रुख सियर का तख्ता पलटा था, तो उस तख्ते को पलटने में या उसको सिंहासन से हटाने में जो सैयद बंधुओं की मदद की, वो मदद मराठों के द्वारा की गई। और वो मराठा जो बालाजी विश्वनाथ पेशवा था और उस समय मराठों का जो शासक था वो शाहू था। इस प्रकार से बालाजी विश्वनाथ ने मराठों की स्थिति को मजबूत कर लिया और उसी समय एक इन्होंने अपने जो प्रशासनिक जो ढांचा है, उस प्रशासनिक ढांचे को भी इन्होंने, उस सेटअप को भी इन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया है और अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। और वो जो मराठा सरदार हैं उनको वहाँ के सरदेश मुखी और चौथ के अधिकार दे दिए गए हैं। तो एक प्रकार से जो मुगलों के समय जो शासन व्यवस्था थी, उस प्रकार की शासन व्यवस्था को इन्होंने अपनाया है। हालांकि बाद में उसके दुष्परिणाम भी निकले। बाद में उनकी मराठा सरदारों की जो आपसी जो प्रतिस्पर्धा थी, मराठा सरदारों का जो आपस में ईर्ष्या था, द्वेष था, वो द्वेष जो है फिर मराठों के पतन का कारण भी बना। लेकिन उस समय जिस समय बालाजी विश्वनाथ ने इसको अडॉप्ट किया था, उससे सीधा मराठा राज्य को इससे लाभ मिला। तो इतिहासकारों ने मराठों का जो पहला जो संस्थापक है, फाउंडर है, शिवाजी को माना है और जो दूसरा जो फाउंडर है वो उन्होंने इनको माना है बालाजी विश्वनाथ को।
बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में हो जाती है और उसकी जगह उनका जो 20 साल का जो बेटा है वो बाजीराव प्रथम, जिसको कहा जाता है, पेशवा बनाया जाता है। बाजीराव को जो पेशवा बनाया गया, इसके पिता की जो सेवाएं थी मराठा राज्य के प्रति, उस सेवाओं से प्रसन्न होकर के जो छत्रपति है, जो मराठा शासक छत्रपति कहलाते थे, शाहू जो है, उन्होंने इसको भी वहाँ वो बना दिया, पेशवा बना दिया और ये भी जो है वहाँ का प्रधानमंत्री हो गया। अब पेशवा की जो रणनीति है वो अलग है इसकी। पेशवा जो नया पेशवा बना है बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 तक 1740 तक रहा, इसकी रणनीति अलग है। इससे पहले जो पेशवा थे वो पेशवा वहाँ इनका जहाँ राज्य था महाराष्ट्र में, उसके आसपास के शासकों से वहाँ इनका एक संघर्ष चलता रहा, किसी को पराजित करते रहे, किसी से संधि करते रहे। लेकिन बाजीराव प्रथम का अपने राजा को, अपने शासक को ये कहना है कि हमें वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। अब वृक्ष क्या है? ये वृक्ष है मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य का तना क्या है कि वो कह रहे हैं कि सीधे दिल्ली में जाके अटैक करो। दिल्ली में अटैक करोगे तो ये जो भी इनसे एफिलेटेड जो स्टेट्स हैं वो अपने आप आपके सबऑर्डिनेशन के अंदर आ जाएंगी। इस प्रकार की नीति बाजीराव ने बनाई। बाजीराव को सबसे ज़्यादा जो विरोध है या जो चुनौती है वो हैदराबाद के नवाब निज़ाम उल मुल्क से प्राप्त हुई और उसके साथ में युद्ध भी करना पड़ा। और 2 युद्धों के अंदर बाजीराव ने 1728 में युद्ध एक हुआ, दूसरा युद्ध 1737 हुआ, हैदराबाद के निज़ाम को पराजित किया। जब पहली बार 1728 में हैदराबाद के निज़ाम को पराजित किया, उसी समय बाजीराव प्रथम की जो सेना, उसका जो सेनापतित्व है, उसकी शक्ति है, उसकी गूंज चारों तरफ चली गई। और 1737 में पूर्णतया उसने वो पूरे भारत का, उस समय कहा जाए तो एक ऐसा सेना नायक था जिससे दूर दूर तक जो रहने वाले जो राजा है वो भी उससे खौफ पाते थे। इसके अलावा बाजीराव ने मालवा के जो सूबेदार हैं जिनका नाम गिरधर बहादुर है, उनको पराजित किया है। उन्होंने 1730 में छत्रसाल बुंदेला, जो कि इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद बंगस की कैद में था, उसको मुक्त करवाया है। और उसके बदले में बाजीराव ने उससे आधा बुंदेलखंड राज्य ले लिया है। बाजीराव ने 1731 में त्र्यंबक राव, जो कि डमोई के युद्ध में, उसको पराजित किया है। 1733 में जंजीरा के सिद्धियों को हराया है। 1739 में विदेशी शक्ति पुर्तगालियों से साल से व बसीन छीनकर अपनी शक्ति की जो ध्वजा है वो लहराती है। और इस प्रकार से बाजीराव लगातार अपने शक्ति से आगे बढ़ता जा रहा है, अपने मस्तिष्क से आगे बढ़ता जा रहा है। और बाजीराव ने 1737 में दिल्ली का एक द्रुतगामी अभियान किया, जब सादत खान ने मल्हार राव होलकर की एक सेना को हरा करके और अपने आप को बहुत बड़ा सेनापति की होने की वो ऐसे अपने कसीदे पढ़ रहा था, उस समय आया और बाजीराव प्रथम दिल्ली आया। 14 दिन का सफ़र 2 दिन के अंदर किया। मार्च 1737 की बात है, दिल्ली में आया और दिल्ली में आकर के सारा खेल पलट दिया। और वो जो जिसने पराजित किया था मल्हार राव होलकर को, उसको तो सबक सिखाया ही सिखाया, लेकिन सादत खां को सबक सिखाया, साथ में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के बादशाहत का जो खोखलापन था, उस खोखलेपन से भी उन्होंने जो समकालीन भारत था उस भारत को परिचय करवा दिया। बाजीराव के समय असल में मराठा संघ की नींव रखी गई, जो आगे चलकर 5 सदस्य मराठा संघ के रूप में हमारे सामने आती हैं, जिसमें है पूना का पेशवा, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर। मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। जो 5 ये जो स्तंभ रहे, 5 जो इनके संघ रहे, 5 जो इनकी बड़ी जो शक्तियाँ हैं, पूना का पेशवा, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया और इंदौर के होलकर। तो उस समय मराठा संघ की स्थापना हुई।
और इसी बीच 1740 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद में अगला जो पेशवा बना वो इन्हीं का पुत्र बालाजी बाजीराव। इस प्रकार पेशवा का पद वंशानुगत हो गया है। हम देख रहे हैं लगातार तीसरी पीढ़ी पेशवा के पद की है, लेकिन जो इनका छत्रपति है उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अब अच्छा काम कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में मराठे जो हैं लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बालाजी बाजीराव ने भी अपने पिता की नीतियों का अनुसरण किया और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उसने मराठा शक्ति को उसके उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मराठों ने सारे भारत को रौंद डाला। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, ये सब मराठों का यहाँ अधिकार मजबूत हो गया। बंगाल पर बार बार हमला, बंगाल दूर है, पूर्व में है, लेकिन वहाँ तक भी हमला हो रहा है और 1751 में बंगाल के नवाब से उड़ीसा का प्रांत छीन लिया। कहाँ? पश्चिम में मराठे पश्चिम से पूर्व में जाते हैं और वहाँ बंगाल को पराजित करके उसका एक बड़ा हिस्सा जो उड़ीसा का है वो ये छीन लेते हैं। दक्षिण में मैसूर और अन्य छोटे जो राज्य हैं उनसे भी नजराना वसूल का कार्य ये मराठे जो है कर रहे हैं। और हैदराबाद के निज़ाम को तो इन्होंने पहले भी हराया और बाद में भी हराया और उससे कर वसूलते रहे। और जब ये यहाँ पूरा कर लिया तो गंगा के दोआब हो, चाहे उत्तर भारत हो, और ख़ासकर राजपूताना तक भी ये लोग जा रहे थे और वहाँ टैक्स वसूली का कार्य ये कर रहे थे, कर वसूली का कार्य। 1752 में बालाजी बाजीराव की मदद से इमादुल मुल्क जो है वो दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य के अंदर वज़ीर आज़म बना और जो नया वज़ीर बना जल्दी वो इनके हाथों की कठपुतली बन गया। यहाँ से ये लोग पंजाब की तरफ जाते हैं, पंजाब की तरफ जाकर के वहाँ अफ़गानों से युद्ध करते हैं और इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि ये लोग दिल्ली को भी क्रॉस कर गए हैं। दिल्ली को क्रॉस करके आगे उत्तरी पश्चिमी दिशा तक मराठे चले गए हैं। और इसके बाद में ये पेशवा का ये लगातार अभियान इनका चलता रहा और 1754 में मराठों ने जो दिल्ली का बादशाह था अहमद शाह, उसको हटा करके आलमगीर द्वितीय को मुग़ल बादशाह बना दिया। तो एक प्रकार से यहाँ किंग मेकर की भूमिका में भी मराठे आ गए हैं। मराठे जो कि लगभग ऐसे देखिए कि 1731 या उसके बाद में इनका उत्कर्ष जो प्रारंभ होता है और अब 1754 तक इस स्थिति में आ गए हैं कि वो दिल्ली में जाकर के बादशाह भी बदल रहे हैं, अपनी पसंद के व्यक्ति को बादशाह बना रहे हैं। उससे पहले अपने पसंद के व्यक्ति को वज़ीर आज़म बना चुके हैं, उससे पहले बंगाल से उड़ीसा ले चुके हैं। इसके साथ साथ दिल्ली से आगे बढ़ के पंजाब के अंदर चले गए हैं, अफ़गानों से युद्ध कर रहे हैं वहाँ पर। और ये जो चारों तरफ इन्होंने सबको पराजित करने का कार्य किया, इससे एक नुकसान ये हुआ कि अब अहमद शाह अब्दाली से इनकी शत्रुता होगी, क्योंकि पंजाब में जाकर के उसके प्रतिनिधियों को इसने पराजित किया था। और अहमद शाह अब्दाली के साथ में जो इनका आमने सामने होने की ये अब संकेत मिल गए थे कि ये जल्दी इनके बीच में कोई युद्ध होगा। और इधर हिंदुस्तान में मराठों की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि मराठों ने राजपूतों को भी दुश्मन बना रखा था, मराठों ने जाटों को भी दुश्मन बना रखा था, मराठों ने सरदार और सिखों को भी दुश्मन बना रखा था, मराठों ने बंगालियों को भी दुश्मन बना रखा था। सॉरी। तो मराठों यहाँ पर हिंदुस्तान की कोई स्थानीय शक्ति या कोई ऐसा राज्य नहीं था जो उनसे प्रसन्न था। और इसी बीच में 14 जनवरी 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के साथ में मराठों का युद्ध है। और मराठों की जो सेना है उसमें पेशवा का बेटा विश्वास राव है, सदाशिवराव भाऊ जो कि वो सेनापति का कार्य कर रहा है, और अनगिनत सेनापति के साथ लगभग 30-35 हज़ार मराठा मारे गए, जिसमें मराठों के बड़े योग्य सेनापति मारे गए और मराठों की कमर एक प्रकार से यहाँ से टूट गई। अफ़गानों ने भागती हुई सेना का भी पीछा किया। इवन पानीपत के क्षेत्र में जो जाट थे, अहीर थे, गुर्जर थे, उन्होंने भी मराठों को लूटा, क्योंकि मराठों के
किसी के साथ में भी संबंध जो है वो ठीक नहीं थे। पेशवा को जब ये समाचार मिला कि इस प्रकार से जो हमारी सेना गई थी, एक इतनी बड़ी सेना, सदाशिवराव भाऊ जो कि इतना योग्य सेनापति था, और वो सब उस युद्ध के अंदर मारे जा चुके हैं, तो पेशवा बड़ी जल्दी से उत्तर भारत की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही वो बीमार हो गया और 1761 में पेशवा की मृत्यु हो गई। 1761 में पेशवा की मृत्यु होने के बाद में उसका पुत्र माधवराव नया पेशवा बना, और माधवराव भी अपने पूर्वजों की भांति एक योग्य पेशवा सिद्ध हुआ, और इस समय उसकी आयु जो है 17 वर्ष है, लेकिन उसे एक महान और प्रतिभाशाली पेशवा कहा गया है। उसने अपने महत्वाकांक्षी जो उसके चाचा रघुनाथ राव, उससे भी उसका कड़ा मुकाबला हुआ, और उसको उस मुकाबले में इसने विजय प्राप्त की, और उसके बाद में जो पानीपत के युद्ध में मराठों के गौरव का पतन हुआ था या लुप्त हुआ था, उस मराठा गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। दक्षिण में निज़ाम को पराजित किया, और इसके अलावा हैदर अली को पराजित करके मराठा शक्ति की धाक जमा दी। ये बड़ा गेम था यहाँ दक्षिण में, निज़ाम को हराना और हैदर अली को हराना। ये जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, वो प्रतिष्ठा इनकी पुनः कायम हो गई। इसके अलावा उन्होंने मुगल सम्राट को अपने संरक्षण में ले लिया, मराठों ने, जब माधवराव इनका पेशवा बना है, और जो मुगल सम्राट शाह आलम, माधवराव जो पेशवा है उसके संरक्षण में ही दिल्ली में आया। उससे पहले शाह आलम की, पहले हमने कल वाले व्याख्यान में बात की थी, दिल्ली में घुसने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इसने सुरक्षा का पूरा विश्वास दिया, उसको एस्कॉर्ट किया, उसको लाल किले में लेकर के आए, और लाल किले में ला करके उसको उसके राज सिंहासन पर बैठाया। और ये मराठा शक्ति का पुनः स्थापित होने का एक बहुत बड़ा, उस समय आप ये देखिए कि वो हम यूँ कहें कि एक बड़ा सबूत था कि मराठों ने अपनी शक्ति को पुनः कायम कर लिया है। इसीलिए कहा जाता है कि मराठा शक्ति ने दक्षिण में, माधवराव ने दक्षिण में मराठा शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, लेकिन उत्तर भारत की तरफ से भी उसने, ऐसे नहीं है कि उस तरफ से वो बिल्कुल बेखबर हो गया। दक्षिण भारत में भी अभियान कर रहा है और उत्तर भारत में भी सक्रिय है। हालांकि इसके पूर्वजों ने एक गलती की थी, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए, और फिर उनका अहमद शाह अब्दाली से उनका फाइटिंग हुआ, लेकिन ये घबराया नहीं है, और उत्तर भारत के अंदर भी ये आ गया है, दिल्ली के अंदर। परंतु कुछ मराठों का दुर्भाग्य समझिए कि नवंबर 1772 में 28 वर्ष की आयु में इस होनहार पेशवा का देहांत हो गया, बीमारी से देहांत हो गया, और यहीं से मराठों की एकता जो है वो समाप्त हो गई। और फिर मराठों का ये हाल हुआ कि अगला पेशवा कौन बनेगा, इस प्रश्न को लेकर के वो अंग्रेज़ों की शरण में जाते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम, जो कभी माधवराव या पेशवा कहें, इनका जो पेंशनर था, यहाँ तक इन्होंने अपनी शक्ति अर्जित की, अब वो पेंशनर जो है वो अब अंग्रेज़ों की शरण में चला गया है। इसीलिए एक इतिहासकार हुए हैं ग्रांड डफ ने कहा है कि पानीपत के युद्ध से मराठा साम्राज्य को ऐसा आघात लगा जैसा इस योग्यतम पेशवा की अकाल मृत्यु से लगा। यानी जितना बड़ा आघात पानीपत की हार से लगा था, उतना ही बड़ा हाल इस बड़ा जो है, इनको एक बड़ी जो चोट है, बड़ा आघात जो है माधवराव की मृत्यु से हुआ है। तो माधवराव का अल्पकाल घटनाओं का काल कहा जा सकता है। इसमें अनेक घटनाएं घटित हुई, और उन घटनाओं के घटित इस प्रकार की घटनाएं थी जिससे मराठे जो हैं वो मराठा शक्ति आगे बढ़ती गई, लेकिन उसके बाद में मराठे आपस में संघर्षरत हो गए। अब मराठा साम्राज्य अस्त व्यस्त की स्थिति में पहुंच गया। पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव, इन दोनों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष हो गया। नारायण राव 1773 में मारा गया,
उसकी जगह उसका जो पुत्र है सवाई माधव, वो अब फाइटिंग के अंदर आ गया। निराश होकर रघुनाथ राव अंग्रेज़ों की शरण में चला गया और उसकी मदद से उसने उसकी मदद से अपना पद प्राप्त करने की कोशिश की। फलस्वरूप पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इस प्रकार से पेशवाओं के समय मराठे जो कभी इतने शक्तिशाली हो गए थे, जो मुगल दरबार के जो फैसले हैं, जो नियुक्तियां हैं, उस पर उनका प्रभाव था, मुगल शासक बनाने में उनका प्रभाव था। हम देखते हैं कि उन्होंने आलमगीर को शासक बनाया था। हम यहाँ देख रहे हैं कि शाह आलम, जिसकी दिल्ली में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी बादशाह की, उस बादशाह को वो लेकर के दिल्ली में जा रहे हैं। ये मराठे जो इतने ताकतवर थे, जो हैदराबाद के निज़ाम को पराजित कर रहे हैं, ये मराठे जो हैदर अली को पराजित कर रहे हैं, ये मराठे जो बंगाल से उड़ीसा छीन रहे हैं, ये मराठे जो राजस्थान के अंदर जाकर के राजपूत शासकों के जो परिवार के जो झगड़े हैं, दरबार के झगड़े हैं, उनको सोल्व कर रहे हैं और उनसे कर वसूल रहे हैं, ये मराठे जो जाटों और जो सिखों को दबा करके उनसे कर वसूल रहे हैं। इतनी शक्तिशाली इस जाति का 18वीं सदी के अंदर उत्कर्ष हुआ और अपने ये चरम सीमा तक ये पहुँचे और उसके बाद में आपसी एकता के अभाव में इन आपस में संघर्षरत हो गए और धीरे धीरे पेशवा शक्ति और मराठों की शक्ति जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब मराठे पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। अब इनके बाद में 2-3 महत्वपूर्ण नाम और आते हैं, जैसे उत्तर भारत में मराठों में महादजी सिंधिया का प्रभाव रहा। उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से, पुर्तगाली अफसरों की मदद से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की और आगरा के पास में एक कारखाना हथियार बनाने का लगाया। और 1784 में बादशाह ने पेशवा को अपना वकील मुतलक, बड़ा पद है, प्रधानमंत्री का पद है, वो दिया है और महादजी को नायब वकील मुतलक यानी कि उप प्रधानमंत्री का पद दिया है। तो एक बार पुनः ये इस समय में आकर के अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन नाना फडणवीस जो है, जो एक और मराठा सरदार हैं, वो अपने ही जो दूसरे मराठा जो सरदार हैं उनकी शक्ति को कमज़ोर करने में लग जाता है। वह इंदौर के होलकर का भी बड़ा शत्रु है। नाना फडणवीस जो है वो महादजी का भी शत्रु हो रहा है, होलकर का भी शत्रु हो रहा है। और नाना फडणवीस से ऐसा कहा जाए कि वो एक मतलब बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था उसका, हालांकि बहुत अच्छा सेनापति नहीं था लेकिन अच्छा पॉलिटिशियन था। तो नाना फडणवीस वो उन महान सैनिकों और राजनेताओं की परंपरा की आखिरी कड़ी था जिसने मराठा शक्ति को 18वीं सदी में उत्कर्ष पर पहुंचाया। अब जो नया पेशवा बना था वो सवाई माधव राव 1795 में मर गया। उसकी जगह रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव द्वितीय बना। तब तक अंग्रेज़ों ने भारत में अपना आधिपत्य जमा लिया था और मराठों की शक्ति जो है वो छीन हो गई थी। इस प्रकार से मराठे 18वीं शताब्दी के भारत की जो राजनीतिक स्थिति में हैं एक महत्वपूर्ण किरदार में आते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं। बड़ी शक्तिशाली एक शक्ति के रूप में उभरते हैं और उनका अनुमान था कि दिल्ली में जो शून्य पैदा हो रहा है, भारत में जो एक शक्ति शून्य जो पैदा हो रहा है, उस शून्य को हम भर सकते हैं। राजनीति में एक शक्ति शून्यता का सिद्धांत है। उसमें ये है कि जब भी राजनीति में कोई शक्ति समाप्त होती है तो वहाँ एक शून्य पैदा होता है और जल्दी ही उस शून्य को भरने के लिए कोई नई शक्ति पैदा होती है। वो शून्य का भरने का प्रयास मराठों ने किया, लेकिन आपसी तालमेल के अभाव में, आपस में संघर्षरत रहने के कारण, आपस में ईर्ष्या और द्वेष के कारण वो लोग जल्दी ही जो है बिल्कुल चरम से, बिल्कुल यूँ कहा जाए कि अर्श से फर्श पर आ गए और अंग्रेज़ जो है वो ताकतवर हो गए और धीरे धीरे मराठों की शक्ति समाप्त हो गई। धन्यवाद।